गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 25 नवंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं 25 नवंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, पिछले कुछ सेशंस में नरेंद्र मोदी जी को जितने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनके बारे में हमने बात की थी। हर एग्जाम में नरेंद्र मोदी या फिर ऐसे जो भी अवार्ड हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो आप स्पेशली पीएम को जो दिए गए हैं या फिर अगर प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं तो इनको सबसे ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज की, जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया। ठीक है, दिया किसने? तो अमेरिका की यहां पर दो इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताता हूं। एक है वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि वॉशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो कि एक माइनॉरिटी एसोसिएशन है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करता है। अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों संस्थाएं देती हैं। यहां पर ये याद रखिएगा कि दिया क्यों जाता है, तो समाज में शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को शांति स्थापित करने के लिए और अल्पसंख्यकों के राइट्स को इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके लिए कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज। ठीक है, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए, अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की बात करें कि यह एसोसिएशन क्या है, तो एक गैर सरकारी संस्था है यह एसोसिएशन। इसका उद्देश्य अमेरिका में जो भारतीय अमेरिकी प्रवासी हैं उनके मध्य में एकता को कायम रखना, उनकी यूनिटी के लिए काम करना और स्पेशली जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जो अदर अवार्ड दिए गए हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भारत के पीएम को कुछ समय पहले ही दिया गया था। बारबाडोस ने अपने यहां का नागरिक सम्मान दिया है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस ने भारतीय पीएम को दिया है। नाइजीरिया ने अपने यहां के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था भारतीय पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से। और डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भारतीय पीएम को हाल ही में सम्मानित किया था। वैसे काफी सारे हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको कुछ बता दिए, क्योंकि दो सेशन से मैं आपको पीएम को जो अवार्ड दिए जा रहे हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उनके बारे में लगातार बता रहा हूं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन यह मनाया जाता है हर साल 25 नवंबर को। 25 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। उद्देश्य नाम से समझ में आना चाहिए आपको कि उद्देश्य क्या है। महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस होता है पूरे वर्ल्ड में, जो भी हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए, लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को हर साल। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1999 से हर साल मनाया जा रहा है। महिला अधिकारों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। 1999 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इस डे की घोषणा की थी। ठीक है, 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। देखिए, यूनाइटेड नेशन का महिला हिंसा पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी, कुछ डेटा आया था। अगर हम उनकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2023 में कम से कम पूरे वर्ल्ड में 51,100 महिलाएं ऐसी है
जो कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस का शिकार हुई है, अपने किसी साथी से, पार्टनर से, या फिर अपने ही परिवार के सदस्य से। ठीक है, ऑन एवरेज देखें ना तो 10 मिनट में एक महिला की हत्या हुई है। यहां पर हत्या का आंकड़ा ही है 51,100 महिलाएं। ठीक है, हत्या हुई है 2023 में। लिंग आधारित हिंसा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो या तो पार्टनर के द्वारा हुआ है या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा हुआ है। हर 10 मिनट में एक महिला की मृत्यु हुई है। इसीलिए महिला हिंसा का उन्मूलन किया जाना जरूरी है और इसे इंटरनेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन प्रोग्राम के तहत 2030 तक के लिए एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है यूनाइट कैंपेन। 2030 तक इसे चलाया जाएगा। नवंबर मंथ में जो अदर डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे बात की थी हमने। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। और 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अदर डे है नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी का देखिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर आपको एसएससी के जितने भी सब्जेक्ट है उनमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको अवेलेबल होगा। पूरा स्टडी मटेरियल आपके लिए यहां पर सिंगल कोर्स में आपको अवेलेबल है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस जो भी आपको एसएससी में पूछा जाता है वो आपको विद डिटेल यहां पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा स्टडी मटेरियल यहां पर डिजाइन किया गया है। आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में ये अवेलेबल हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। एसएससी की सभी एग्जाम में ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए 199 रुपीज इसकी एक्चुअल आपके लिए कॉस्ट है, लेकिन आपको ये 100 रुपीज में मिल सकता है। मैंने आपको करंट अफेयर जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा OSS, उसके बारे में बताया था, ईयरली पैकेज के बारे में। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है। वहां पर आपको 99 रुपए आप जब पे करते हैं तो आपको एक कूपन कोड जनरेट होता है 99 रुपए का। उस कूपन कोड का यूज अगर आप यहां पर कर लेते हैं तो आपको ये जो कोर्स है पर्टिकुलर 100 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा। 99 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है नीचे। ईयरली करंट अफेयर का जो हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसकी भी लिंक मिल जाएगी और यहां पर आपको एसएससी स्टडी मटेरियल की भी लिंक मिल जाएगी। वहां से आप जाकर इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में रितिका हुड्डा ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इंडियन रेसलर है रितिका हुड्डा। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। रितिका हुड्डा किस खेल से संबंधित है? तो इंडियन रेसलर है। देखिए आर्मेनिया में हाल ही में वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जो एथलीट हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स में यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया की रितिका हुड्डा जो है उन्होंने रेसलिंग में 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में 2024 में। आयोजन कहां किया गया? आर्मेनिया में। रितिका हुड्डा, ठीक है। तो वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुड्डा ने महिलाओं की 76 किलोग्राम भार वर्ग में क्लास में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इनके अलावा भी कुछ हमारे पास मेडल आए हैं, जैसे भारत की प्रियंका ने 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है और ज्योति सिहाग ने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रितिका हुड्डा की बात हो रही है तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप आयोजन कहां हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है आर्मेनिया में। कहां पर? आर्मेनिया, ठीक है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में और इसे ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, इसका आयोजन करवाती है।
इस साल इसका आयोजन हो रहा है आर्मेनिया में। ठीक है। हाल ही में किस संगठन द्वारा रिपोर्ट जॉब्स एट यूर डोर स्टेप जारी की गई? तो जॉब्स एट यूर डोर स्टेप एक रिपोर्ट है जिसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड बैंक को। किसे दिया जाता है? वर्ल्ड बैंक को। अब देखिए वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में नॉर्मली देखिए रैंक तो है नहीं जो हम रैंक याद करें, कुछ चीजों को इन्होंने एनालिसिस किया है, रिपोर्ट में कुछ चीजों को इंडिकेट किया है, उनके बारे में हम यहां पर बात कर सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि रिपोर्ट का नाम क्या है। तो देखिए जॉब्स एट यूर डोर स्टेप रिपोर्ट का नाम है, वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है। भारत में भारत के जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, और इसके अलावा भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भैया जो स्किल एजुकेशन है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है उसे कैसे आसपास के इलाकों में जो इंडस्ट्रीज है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। स्कूल में वो स्किल सिखाई जाए, वो एजुकेशन दिया जाए जिससे जो स्टूडेंट है ना वो बाहर जाके आसपास के उद्योगों में, इंडस्ट्री में इजीली जॉब ले सके। तो ये सभी चीजें जॉब्स एट यूर डोर स्टेप रिपोर्ट में बताई गई है, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूलों में सिखाई गई जो स्कूल है ना, जो स्किल्स है ना, उनको उद्योग की जरूरत से कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि जो स्टूडेंट बाहर निकले स्कूल पढ़कर वो कैसे आसानी से जॉब्स ले सकते हैं मार्केट में। ठीक है। उद्देश्य क्या है रिपोर्ट का? तो जो एजुकेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, आप सभी को पता है आजकल जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है ना इंडिया में, जब आप पढ़ के बाहर निकलेंगे ना तो वो आपको ज्यादा काम नहीं आ रही। आजकल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर आपको स्किल आती है तो आपकी जॉब है, नहीं तो डिग्री तो आपकी अधिकतर जगह जब आप जॉब्स लेने जाते हैं तो डिग्री तो देखी नहीं जाती। तो भाई जब स्कूल में ऐसा एजुकेशन दिया ही नहीं जा रहा है जिससे स्किल डेवलप हो तो क्या फायदा? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? स्कूल में सिखाई गई हिस्ट्री और वहां पर आप जॉब लेने जा रहे हैं, वहां पर उसने कंप्यूटर पे बिठा दिया, लो भैया एक्सेल शीट बना के दिखाओ, कोई फायदा नहीं उसका। अब वो तुगलक कब आए, लोधी कब आए या बाबर कब आए, इससे क्या मतलब भाई, उसको तो एक्सेल बनवाना है ना। तो ये जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना इंडियन एजुकेशन में स्पेशली, उसके अंतर को कैसे कम किया जा सकता है इस रिपोर्ट में उसे एड्रेस किया गया है। ठीक है। जब यह रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है तो वर्ल्ड बैंक और भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है, स्टेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट, स्टार्स इस प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। छह राज्यों में भारत में इसे लागू किया गया है अभी, जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, यहां पर लागू किया गया। स्कूल में लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना मुख्य उद्देश्य है स्टार्स स्कीम का या प्रोग्राम का। वर्ल्ड बैंक और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर इसे शुरू किया है इंडिया में 6 राज्यों में। ठीक है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हाल ही में भारत में विजन पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है जितेंद्र सिंह को। कौन है भाई? जितेंद्र सिंह। और विजन पोर्टल एक्चुअल में क्या है? तो देखिए सेंट्रल साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए ये जो पोर्टल है ना, इसके माध्यम से भारत के जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षा जिनकी पहुंच में नहीं है, ऐसे इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं ना, उन्हें गाइडेंस दिया जा सकेगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकेगी किसी भी स्किल के लिए। ठीक है। तो जो बच्चे गरीब या संसाधनों से वंचित हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको नॉर्मली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में सिखाना, इन बच्चों में इन चीजों को बढ़ावा देना विजन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में विजन पोर्टल को लॉन्च किए जाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ठीक है। सेंट्रल साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। अगला क्वेश्चन,
नवंबर 2024 में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य में गगनयान मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता हुआ है? तो इंडिया का एक मिशन है मानव रहित मिशन, मानव युक्त। हम मानव को भी भेजेंगे अंतरिक्ष में, तो मानव युक्त मिशन है भारत का, जिसे नाम दिया गया है गगनयान मिशन। ठीक है, इसके लिए समझौता हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, इसके कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, जो भी प्रोग्रेस होगी, प्रोसेस होगी, उसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी और इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मध्य में यह समझौता हुआ है। ठीक है, यह समझौता गगनयान मिशन, जो कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, ठीक है, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। गगनयान मिशन के लिए जितने भी इक्विपमेंट लगेंगे, जो टेक्नोलॉजी लगेगी, जो भी जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में साझा करेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में समझौता हुआ है गगनयान मिशन के क्रियान्वयन को लेकर। इसरो का एक मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है ये, ठीक है ना। 3 स्पेस मिशन को कक्षा में इसके माध्यम से भेजा जाएगा। 2 तो मानव रहित होंगे, जिसमें ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इसमें एक मानव युक्त है, जिसके माध्यम से इसरो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, गगनयान मिशन। ठीक है, 2025 तक इसके फ्लोर पर आने की संभावना है, लागू होने की या शुरुआत होने की संभावना है। चलिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र 2 जगह अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए। मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो लाऊंगा, जहां पर मैं आपको पर्टिकुलर सारी सीट्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि कौन जीता, किसकी सरकार बन रही है, कौन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की अगर हम बात करते हैं ना, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटें, कितनी है? 81। पहली चीज तो ये नोट कीजिए, यहां पर सबसे ज्यादा सीटें अपने नाम की है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। किसने जीती? झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबसे ज्यादा सीटें इसने अपने नाम की। ठीक है, झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 2 फेज में हुए थे। पहला फेज 13 नवंबर को और दूसरा आयोजित किया गया 20 नवंबर को। 2 चरणों में 81 सीटों पर वोट डाले गए। 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आया। ठीक है, यहां पर जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है नॉर्मली, वहां पर हमको यह पता चलता है कि झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 में जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सबसे ज्यादा स्पेशल है, और सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को ही मिली है। 50+ सीटें इन्होंने अपने नाम की। 81 सीटों में से अगर हम बहुमत देखें तो 41 सीटों पर मिल जाएगा। इनके जो कांग्रेस गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उनकी टोटल सीट मिलाकर 50 से ज्यादा है। तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, ये अपनी गवर्नमेंट बना रही है। आपको पता होना चाहिए 2019 में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 16 सीट अपने नाम की थी। 46 सीट हो गई, 41 पर बहुमत है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई गठबंधन वाली, और इनके जो सदस्य हेमंत सोरेन, ये चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड में। और अब एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस गठबंधन जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया अलायंस, इनकी सरकार बनेगी, और संभावना है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से यहां पर सीएम के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, डिटेल में आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो में सारी डिटेल बता दूंगा इसके बारे में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, या फिर टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? तो 288 सीट्स हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। सबसे ज्यादा सीटें आई है बीजेपी को, 130 ऑलमोस्ट इसके आसपास सीटें बीजेपी को देखने को मिली। ठीक है, देखिए,
महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 एक फेज में आयोजित किया गया था। 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग हुई और 23 नवंबर को रिजल्ट आ गए। अब बीजेपी और उसका जो अलायंस है ना यहां पर, उसका नाम है महायुति अलायंस। महायुति अलायंस बीजेपी भी है और एक जो एकनाथ शिंदे है उनकी शिवसेना भी यहां पर शामिल है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार वाली है वो इसमें शामिल है। तो ये सारी पार्टियां मिलकर बनती है महायुति अलायंस, जिसने यहां पर सरकार बनाई है। 220 से ज्यादा सीटें तो इस अलायंस ने अपने नाम की। 288 सीट है, अगर हम बहुमत देखें तो 145 पर बहुमत मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर अलायंस की 220 से ज्यादा सीटें, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है गठबंधन में भी, तो बीजेपी के सीएम बनेंगे। उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस यहां पर शपथ ले सकते हैं सीएम की। बाकी जब भी जो भी अपॉइंट होगा, हो सकता है बदल भी जाए, तब बात करेंगे। ठीक है, तो झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन सकते हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। पर किया जा सकता है ना, हुए नहीं है, होंगे, हो सकता है बदल जाए, तो वो फिर बात की बात है। ठीक है, तो महायुति गठबंधन यहां पर महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट बना रहा है। 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, 105 सीटें जीती थी। सेकंड नंबर पर शिवसेना थी 56 सीटों के साथ, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 सीट्स के साथ। ठीक है, और आपको पता है उस वक्त शिवसेना और कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन मिड समय में शिवसेना के दो हिस्से हो गए थे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो शिवसेना ब्रेक हुई और एकनाथ शिंदे चले जाते हैं बीजेपी के साथ अपनी पार्टी लेकर, और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ समय तक रहती है एकनाथ शिंदे के साथ, और एकनाथ शिंदे फिर सीएम बनते हैं। तो शुरुआत में उद्धव ठाकरे सीएम रहते हैं, फिर सीएम बनते हैं कौन? एकनाथ शिंदे। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को भी चुना गया था कुछ समय के लिए, पर एकनाथ शिंदे आप याद रखो, है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था 2019 में। बाद में एकनाथ शिंदे अभी तक सीएम रहे थे महाराष्ट्र राज्य में। तो अब वापस बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी का यहां पर सीएम लीडर जो रहेगा वो सीएम बनेगा, है ना। तो यहां पर कैजुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दोनों राज्यों की दी है। स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको पूरी सीट्स कौन कौन कितनी जीता ये वहां पर क्लियर कर दूंगा। अभी इतना याद रख लो कि 288 सीट है कहां पर? महाराष्ट्र में। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में कितनी सीटें देखने को मिलती है? तो ये है 81 विधानसभा सीट। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को ही यूनिसेफ के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट को जारी किया है यूनिसेफ ने। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी बच्चों से को लेकर कुछ एनालिसिस किया गया है, कुछ रिपोर्ट साझा की गई है। जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक दिया गया है द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। यह शीर्षक से रिपोर्ट निकाली है यूनिसेफ ने। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वर्ष 2050 तक बच्चों की जो आबादी है ना वो 106 मिलियन तक डिक्रीज हो जाएगी, और ये 350 मिलियन रहेगी उस वक्त, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो बच्चे रहेंगे उनका 14.9% रहेगी 2050 तक। 2050 में इस रिपोर्ट में कुछ और भी चीजों को एनालिसिस किया गया है। 2050 के दशक के लिए रिपोर्ट में कुछ अनुमान बताए गए हैं, जैसे सर्वाइवल रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इसमें बताया गया है कि भैया 2000 के दशक में न्यूबॉर्न बेबी का जीने का जो एक्सपेक्टेशन था वो 94% था, जो कि 2050 तक बढ़कर वो 98% तक हो जाएगा। मतलब जो 100% बच्चे जन्म लेते हैं ना 2050 में, उनमें से 2% की संभावना होगी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना कितनी रहेगी? तो अभी ये 99% है 2000 के दशक तक, जो कि 2050 तक 99.5% हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में उसमें कहीं ना कहीं हम और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ेगी।
जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा जो अभी 70 है, 2000 के दशक की रिपोर्ट के अनुसार वो 2050 तक 81 वर्ष हो जाएगी। और लड़कों की बात करें तो उनमें ये जो 66 वर्ष तक की है वो बढ़कर 76 ईयर तक की हो जाएगी। तो रिपोर्ट में कुछ चीजों को इंडिकेट किया गया है। आप तो रिपोर्ट याद कर लो, किसने जारी की? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनिसेफ, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएसए के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया गया? देश के पहले संविधान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया गया है हरियाणा के पानीपत में। संविधान म्यूजियम बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। कहां पर? हरियाणा के पानीपत नहीं, सॉरी, सोनीपत में। सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, ठीक है। यहां पर संविधान संग्रहालय कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का इनॉग्रेशन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 75 ईयर की जर्नी है उसकी यात्रा को यहां पर दिखाया गया है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 300 सदस्य थे उनके योगदान के बारे में भी यहां पर डिजिटल माध्यम से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है हरियाणा के सोनीपत में, इसका इनॉग्रेशन किया भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। डन। तो यहां पर देखिए 24 नवंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत के बिहार राज्य में। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो गुयाना में। भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन। निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य देश बना? तो यह हो जाएगा आर्मेनिया। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया? तो यह जिला है भारत के असम राज्य में। हाइनरिच फाउंडेशन और आईएमडी द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक है 23। नवंबर 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में पानी की कमी के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई? तो यह है इक्वेडोर, दक्षिण अमेरिकी देश है। किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता? तो यह खिताब अपने नाम किया है इटली ने, बिली जिन किंग कप का। टेनिस की प्रतियोगिता है। और लास्ट था नवंबर 2024 में भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के सेना में या नेपाली सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस सेना के प्रमुख हैं? तो ये थल सेना या आर्मी के प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं लास्ट सेशन का। किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस वक्त भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर थे। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुश यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यूएसए के लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी या लोधी वंश जो भी बोलो, इसका अंतिम शासक जो कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने जिसको हराया था, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और किस एक्ट के माध्यम से आरबीआई की भारत में स्थापना की गई? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।